हेलो एंड वेलकम क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसी का एक और पार्ट है, मोशन इन ए प्लेन। जैसे कि आप ऊपर टॉपिक में देख रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन में समझने से पहले आपको पहले वेक्टर्स समझना होगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स ले लेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, हमारे पास दो तरह के फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं। एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और दूसरा स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उनका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना होगा। अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है, अगर हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हम इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लाजमी दिखाना पड़ती हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डेफिनेशन में ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, those physical quantities which require magnitude as well as a direction for their complete representation and follow the vector laws are called vectors। तो वेक्टर्स में हमारे पास है, जैसे फोर्स है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे और आप किसी से पूछ रहे हैं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई करूं तो उसके साथ क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें। तो जब तक कि आप डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नहीं बताओगे उसे, तो वो आपको आंसर नहीं दे सकता कि वो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी एक है, इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो ये मूव होगा इस डायरेक्शन में। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करोगे तब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉडी मूव नहीं करेगा तो इसका शेप या साइज़ चेंज हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके मोशन इस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर देखिए, फोर्स का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और यहाँ का फोर्स का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। तो जब तक आप फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी नहीं बताओगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इस फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं रिप्रेजेंट बता सकते हैं जब तक कि आप उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताओगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बताओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बता रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, वो आपको बताएगा उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड या 10 मीटर्स पर सेकंड, तो ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन उसकी वेलोसिटी का है। उसको बताना चाहिए आपको कि उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट या टुवर्ड्स द वेस्ट या जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है। तो जब आपको वेलोसिटी बतानी होगी तो वेलोसिटी में आपको उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, जो स्पीड है उसकी, वो हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और साथ में आपको बताना है उस ऑब्जेक्ट की जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो भी बताना होगा साथ में, तब आप कंप्लीट वेलोसिटी बताओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बताओगे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो 10 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ और नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो उसकी डायरेक्शन हो गई। तो इस तरह से हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जिनकी अगर हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो मतलब कि हम उनको कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं विदाउट डायरेक्शन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे जिनका हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना है, हाउ मच, जैसे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड,
4 मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और जब आप उसको डायरेक्शन बताओगे तो हो गया, फिर वो कंप्लीट वेलोसिटी हो गई। इसी तरह से अगर आप बताओगे किसी ऑब्जेक्ट पे आपने 10 न्यूटन फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन्स हो गए उसका मैग्नीट्यूड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई उसकी, डाउनवर्ड जो है वो हो गई उसकी डायरेक्शन। तो इस तरह से हम वेलोसिटी और फोर्स, इसी तरह से एक्सेलरेशन है आपकी हमारी, उसमें भी हमें डायरेक्शन का बताना ज़रूरी होता है। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्शन के बगैर कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। उनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उनका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स हाउ मच द क्वांटिटी इज़, दूसरा कि इन विच डायरेक्शन। तो ये दो चीज़ें हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन दो चीज़ों से, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पार्ट हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि डिस्टेंस, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, किसी कोई ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसका मतलब ये हुआ कि उसने कितना, हाउ मच ही हैज़ ट्रैवल्ड, उसकी पाथ लेंथ क्या है, किस डायरेक्शन में वो चला, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। या इसी तरह से अगर आप स्पीड बताओगे किसी ऑब्जेक्ट का, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वहाँ पर आपको बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड है, किस डायरेक्शन में है, उससे कोई गर्ज नहीं है। जब आप स्पीड कहोगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको खाली ये बताना है कि वो उसका स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, या जो कुछ भी होगा। तो उसमें डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से आप वर्क जब करोगे, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप वर्क कितना कर रहे हो यही बताना है हमें, हाउ मच वर्क इज़ डन, विच डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। या किसी ऑब्जेक्ट का मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आप बता रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, आप 10 kgs या 5 kgs, खाली आपको मास बताना है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है या जिनका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ है कहते हैं। अब हमारे पास वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे इससे पहले मैं वेक्टर्स की टाइप्स आपको बताऊं। एक फिजिकल क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं किसी लेटर से, किसी वर्ड से, किसी लेटर से सॉरी, तो जैसे हम वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब ये वेलोसिटी हम लिखेंगे तो इसके ऊपर हमें एक एरो डालना पड़ेगा। ये एरो शो करेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप फोर्स आप लिखोगे, फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर एफ, तो इसके ऊपर आपको एरो डालना पड़ेगा। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। और आपको पता चल जाएगा जब आप किसी क्वांटिटी के ऊपर, किसी फिजिकल क्वांटिटी के नोटेशन के ऊपर ये एक एरो देखोगे, तो ये एरो आपको बताएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड है। देखिए डायरेक्शन ऑफ दिस एरो हमें डायरेक्शन ऑफ द उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बता रहा है, और लेंथ ऑफ द डायरेक्शन वो हमें उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। वेक्टोरिकली हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लाइन पर एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमने यहाँ पर एक लाइन डाली, ये मान लीजिए वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पर देखिए दूसरा इसी कोई एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये कि ये लाइन जो है, एरो वाली लाइन जिसके ऊपर एक हेड है, और ये इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। इस साइड को हेड और इस साइड को टेल बोलते हैं। यहाँ पर इस साइड हो गया हेड और ये साइड हो गया टेल। तो इस तरह से हम किसी फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लाइन एंड विथ एन एरो ऑन इट्स वन एंड। और डायरेक्शन जो है, एरो का जो डायरेक्शन होगा वो इस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बताएगा। और लेंथ ऑफ दिस लाइन, लेंथ ऑफ दिस एरो, ये हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ये लाइन से आपने डिस्प्लेसमेंट किया 5 मीटर्स, फॉर एग्जांपल 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो डायरेक्शन आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो इस डायरेक्शन में, कोई और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है,
मूव कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर्स है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसका, ऊपर की तरफ। तो हम रिप्रेजेंट जब एक वेक्टर को करेंगे तो उसको एक लाइन से जिसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है उस बात से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से वेक्टर्स के हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला हमारा है इक्वल वेक्टर्स। क्या हो गए, यहाँ पर देख ले इक्वल वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, सेम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमने इस डायरेक्शन में एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया, और दूसरा वेक्टर हमने ये डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया। ये मान लीजिए ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है। इस वेक्टर का नाम हम रखेंगे ए और इस वेक्टर का नाम रखेंगे बी। देखिए इन दो एरोज़ का डायरेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है, तो हम ये कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स इक्वल है। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, देन वी से द वेक्टर्स आर इक्वल। जहाँ पर जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ है नेगेटिव वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये इसका डायरेक्शन आप देख लीजिए लेफ़्ट टू राइट है। दूसरा एक और वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, जितना ए का उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड है। ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज़ नेगेटिव ऑफ बी, वेक्टर ए इज़ नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी माइनस टाइम्स वेक्टर बी, या वेक्टर बी इज़ इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स वेक्टर ए। तो इसको हम कहेंगे, अगर दो वेक्टर्स को उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तब हम उनको कहेंगे दीज टू वेक्टर्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो ये इस डेफिनेशन में आप देख लीजिए नेगेटिव वेक्टर्स क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एक वेक्टर मान लीजिए ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स। जिनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो, उनको हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स। इसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ होता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, यहाँ पर आप देखिए डेफिनेशन में, ज़ीरो और नल वेक्टर, उसको नल वेक्टर भी कहते हैं। ए वेक्टर whose magnitude is 0 is known as ज़ीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और उसको हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो। तो ये हो गया ज़ीरो वेक्टर। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, दो वेक्टर्स को वेक्टर करेंगे, एक ही ये भी एक में से ए सेम वेक्टर्स है, ए भी ए में से ए माइनस करें तो वहाँ हमने देखा ज़ीरो, तो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी इज़ ज़ीरो वेक्टर फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। या कोई ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि विच इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज़। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो उस वक्त हम कहेंगे ऑब्जेक्ट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन वेक्टर व्हेन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक और चीज़ होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर आपके पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, सपोज़ आपके पास फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन,
1 न्यूटन, तो इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। कोई दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन कुछ डायरेक्शन कुछ ना कुछ हो, उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिखा है, यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए कितना हुआ, जैसे वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर ये जो 1 आया इट इज़ ऑल्सो द वेक्टर। यहाँ पर हमने खाली 1 को 1 रिप्रेजेंट किया, तो ये 1 जो है ये एक स्केल, एक नंबर है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, ऊपर इसके कैप डालेंगे, ये वाला कैप, इसको कैप बोलते हैं, ये मैंने रिप्रेजेंट किया, ये इस तरह का कैप वेक्टर के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसके ऊपर एरो है, तो ये वेक्टर ए, लेकिन इसका कुछ मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। लेकिन अगर दूसरा एक वेक्टर है जिसके ऊपर ये एरो नहीं बल्कि एक कैप है, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। मतलब जब आप कैप वाला कोई लेटर देखोगे जिसके ऊपर एरो के बदले कैप लगा हुआ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तीसरा एक और वेक्टर हमारे पास है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है। अगर हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, याद रखें, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई विथ कैप ऑन इट। तो जब भी आप आई नोटेशन आई देखोगे और उसके ऊपर कैप लगा हुआ, कैप डाला हुआ है, वेक्टर नोटेशन नहीं बल्कि कैप डाला हुआ है, तो आप ये समझ जाना चाहिए इट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सो a unit vector along x axis is represented by I with a cap on it. तो unit vector along x axis is represented by I. Similarly, unit vector along y axis is represented by J and a cap with on it. Unit vector along x axis is represented by I with cap. Unit vector along y axis is represented by J and unit vector along z axis is represented by K। इसके ऊपर कैप है। तो अगर आप किसी जगह पर लेटर के देखोगे वो उसके ऊपर है कैप, तो आप ये समझ जाइए इट इज़ एन यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन है वाई एक्स जेड एक्सिस। और अगर आप किसी नोटेशन कोई नोटेशन देखोगे जिसका ऊपर है जिस रिप्रेजेंट बाय आई एंड उसके ऊपर कैप है, तो आप ये समझ जाइए दिस इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और जे आगे देखोगे जे विथ द कैप, तो आप ये समझ जाना चाहिए जे विथ द कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट यूनिटी अलॉन्ग वाई एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस। द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट the unit magnitude along x axis, y axis and z axis, these are called orthogonal unit vectors. So along x axis it is represented by I, along y axis it is represented by J with cap, and along z axis it is represented with K with a cap on it. तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। इसी तरह से हमारे पास एक और वेक्टर टाइप का वेक्टर होता है को इनिशियल वेक्टर। ये देखिए को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर ऐसे दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स है जिनका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो। जैसे यहाँ से ये जा रहा है वेक्टर ए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये मान लीजिए। इसी तरह से इस डायरेक्शन में एक और वेक्टर जा रहा है वेक्टर बी, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ये एक वेक्टर सी जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो हम इनको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो या स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, उनको हम कह देंगे को इनिशियल वेक्टर्स।
जैसे यहाँ पर ये फिगर दिखाया गया है, दीज वेक्टर्स वे ए एंड बी आर कोइनिशियल वेक्टर्स। इसी तरह से हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स है जो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, लेकिन उनका डायरेक्शन एक ही लाइन पर है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये है, इनका डायरेक्शन सेम है। दीज आर टू वेक्टर्स और ये वेक्टर बी है। इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, सॉरी, ये इनका जो ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में है। और अगर एक तीसरा वेक्टर सी भी हम ड्रा करेंगे, ये वेक्टर सी, ये भी इनके पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, याद रखें, ऐसे दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स विच आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, चौथा वेक्टर भी ये है। मान लो ये सारे वेक्टर्स ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल है। दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर अगर हम मान डालेंगे, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी। इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन ये पर एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम ये कहेंगे कि दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। इसी तरह से अगर एक वेक्टर हमारे पास है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर और वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन ये एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। इनको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। इसी तरह से कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका जो एक सेम प्लेन में हो। जैसे मान लीजिए आप अभी आपके पास एक मोबाइल का स्क्रीन है, इस पे हमने एक एक वेक्टर ड्रॉ किया। ये इस एक्स एक्सिस, एक्स और वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। इस तरह से एक और वेक्टर है, ये वेक्टर, हालांकि इसका डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन एक इसी दोनों एक ही एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन। ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, तो इनको हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। एक और होता है वेक्टर का टाइप जिसको हम कहेंगे फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। देखिए, फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। अगर आपने एक यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर ए, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं इसी के पैरेलल। इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ डाल सकते हैं, इस वेक्टर को उठा के यहाँ डाल सकते हैं। इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे, लेकिन न तो इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, न इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। अगर हम किसी वेक्टर को उठा के शिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे सच दैट उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा, तब हम उसको कहेंगे इट इज़ द फ्री वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर हमने यहाँ से यहाँ उठा लिया, ये हो गया फ्री वेक्टर। इसी वेक्टर को हमने, ये वेक्टर ए को हमने इधर रखा इस पोजीशन पर। देखिए, इस वेक्टर की ना तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, हमने इसको शिफ्ट किया। इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स को हम, जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। दूसरे टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब क्या? सपोज आपके पास ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने ये फोर्स अप्लाई किया, तो ये लाइन जो है ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है। आप इस फोर्स को शिफ्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको
यहाँ पर शिफ्ट किया तो इसका पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आपने इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट किया, देखिए ये फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, अगर आपने इसको शिफ्ट किया तो ये इसका पॉइंट ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को जिनको हम शिफ्ट नहीं करेंगे कर सकते, उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स, और जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फ्री वेक्टर्स और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो एक और चीज़ होता है पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर देख लीजिए पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन आप ज़रा देख लीजिए। ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसका मैं ऐसे समझाऊंगा, सपोज आपके पास है ये एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ऑरिजिन है। तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो यहाँ पर ये पी, पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दिस एक्स वाई प्लेन। तो लाइन joining the origin and this point P, this line OP represents the position vector of the object. So याद रखें, the line straight line representing joining the origin and the point of the object, position of the object is called position vector. सपोज अगर एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट B, इसका पोजीशन वेक्टर, सॉरी ये ऑब्जेक्ट ए, इसका पोजीशन वेक्टर है ओ पी, ये ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर, इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये बन जाएगा ओ बी। तो ओ बी एंड ओ ए, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक लाइन से रिप्रेजेंट जब हम करेंगे तो उस लाइन को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर है, तो ये लाइन ओरिजिन से यहाँ तक जो लाइन ड्रा करेंगे हम, इसको हम कहेंगे, इस लाइन को ओ ए को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ओ पी लाइन को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एंड ओ पी डैश दूसरा है, दूसरी पोजीशन है किस दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो ओ पी डैश जो है ये दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर है। दिस पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। याद रखना आप, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जो है, that position vector is represented by R and arrow on it. So this R is the position vector of any object with respect to the origin. तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R with a arrow on it. तो ये होता है पोजीशन वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। अगले टॉपिक्स को, इन्हीं वेक्टर्स के बारे में हम दूसरे वीडियोज़ में, अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।